सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल लिमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह अपनी बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेज में 8वें नंबर का चैप्टर चल रहा था। इस 8वें नंबर के चैप्टर में अपन ने पौधों के लिए आवश्यक जो 17 अनिवार्य तत्व होते हैं इनकी चर्चा कर चुके थे। टोटल जो 17 अनिवार्य तत्व हैं उन 17 अनिवार्य तत्वों का अवशोषण किस रूप में होता है, वो तत्व मृदा में किस अवस्था में पाया जाता है, उस तत्व का पौधे में क्या रोल है और उस तत्व के यदि पौधे में कमी हो जाए तो पौधे में कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। इस बातों की अपन चर्चा कर चुके थे। इसी के साथ अपने को यह भी देखना पड़ेगा कि पौधे में जिन तत्वों की कमी हो जाती है तो कुछ तत्व जब कम हो जाते हैं या कुछ तत्वों की कमी होती है तो उस तत्व की कमी का लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देता है और कई बार कुछ तत्वों की कमी के जो लक्षण होते हैं वो तरुण पत्तियों में दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ तत्व अपनी कमी का लक्षण पुरानी पत्तियों में दिखाते हैं पहले, और कुछ तत्व अपनी कमी का लक्षण पहले नई पत्तियों में दिखाते हैं। तो ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं और ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी कमी के लक्षण पहले तरुण पत्तियों में दिखाई देते हैं। तो देखिए, ये देखा गया है कि जो असंचरणशील या जिनका स्थानांतरण नहीं होता है उनका प्रभाव तरुण पत्तियों में पहले दिखाई देता है, और जो संचरणशील या स्थानांतरण योग्य जो तत्व होते हैं उनकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों में पहले दिखाई देते हैं। तो इन तत्वों को अपन ने दो कैटेगरी बांट सकते हैं। एक वे तत्व हैं जिनकी कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देंगे, एक वे तत्व होंगे जिनकी कमी के लक्षण पहले तरुण पत्तियों में दिखाई देते हैं। तो देखो, ये देखा गया है कि जो संचरणशील जो तत्व होते हैं, जैसे पहला आता है संचरणशील तत्व, जिनको अपन मोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं। संचरणशील तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं? वे तत्व जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं उन्हें कहते हैं संचरणशील। कौन कौन से हैं वो? तो देखिए, इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है और इसके अलावा जिंक है। ये जो तत्व लिखे हैं मैंने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये तत्व पौधे में स्थानांतरित होते हैं। यदि इन तत्वों की कमी हो जाती है, इनकी न्यूनता हो जाती है, तो इनकी कमी का जो लक्षण होगा वो पहले पुरानी पत्तियों में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? पुरानी पत्तियों में। और पुरानी पत्तियों के बाद में उस कमी का लक्षण दिखाई देता है तरुण पत्तियों में। तो पहले प्रभावित कौन सी पत्तियां होती हैं? पुरानी पत्तियां। तो सीधा सा आपको याद करना है कि कौन से तत्व संचरणशील हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, जिंक है। ये सारे के सारे तत्व क्या हैं? मोबाइल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर दूसरा वो तत्व आते हैं जो असंचरणशील होते हैं, जिनका स्थानांतरण नहीं होता है। असंचरणशील तत्व, और इन्हें इंग्लिश में इमोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं।
इमोबाइल एलिमेंट्स। ये तत्व स्थानांतरित नहीं होते हैं बल्कि स्थायी ऊतकों के अंदर स्टोरेज होते हैं। अब ये कौन कौन से तत्व हैं जो असंचरणशील होते हैं, इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो कॉपर है, सल्फर है, Fe है और इसके अलावा एमएन है, मैग्नीज। ये तत्व हैं जिनका स्थानांतर नहीं होता है। अब जो असंचरणशील तत्व हैं इनकी जो कमी के जो लक्षण होंगे वो सबसे पहले तरुण पत्तियों में दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? तरुण पत्तियों में, यंग जो लीफ होती हैं उनके अंदर दिखाई देते हैं और उसके बाद ये पुरानी पत्तियों के अंदर अपने प्रभाव को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से दो कैटेगरी के एलिमेंट्स हो गए, एक संचरणशील हो गया और एक असंचरणशील हो गया। जो संचरणशील तत्व हैं उनका प्रभाव दिखाई देता है पुरानी पत्तियों में, और जो असंचरणशील होते हैं उनका प्रभाव दिखाई देता है तरुण पत्तियों में। इसके अलावा दो तत्व और हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है कैल्शियम और एक है बोरोन। दो तत्व और हैं, एक कैल्शियम है, एक बोरोन है, और इन दोनों तत्वों की कमी के जो लक्षण हैं वो अग्रस्त कलिका, जिसको एपिकल बड कहते हैं, इस अग्रस्त कलिका के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहा हूं मैं कि कैल्शियम और बोरोन की यदि पौधे में कमी हो जाए तो इन दोनों तत्वों की कमी का जो प्रभाव है, जो लक्षण है, वो कहां दिखाई देता है? पत्तियों में दिखाई न दे करके अग्रस्त कलिकाओं के अंदर ही दिखाई देता है। और अग्रस्त कलिकाओं के ऊपर यदि विपरीत प्रभाव पड़ता है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पादप क्या रह जाता है? बोना रह जाता है। यहां तक की बातें 17 एलिमेंट्स जो तत्व हैं, जो अनिवार्य तत्व हैं, उनकी चर्चा हो चुकी है। अब देखेंगे जो खनिज लवण होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, इनका अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो अवशोषण के अपन क्या देखेंगे? क्रिया विधि। तो अगला पॉइंट आता है अपना पॉइंट है खनिज तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स या माइक्रो साल्ट्स। पौधे, आपको पता है कि खनिज पोषक तत्व को मृदा से ग्रहण करता है और अपनी जड़ों की सहायता से उसे अवशोषित करता है। देखिए, विस्तरण के सिद्धांत के अनुसार यदि मैं विस्तरण की बात करूं, डिफ्यूजन की बात करूं, तो विस्तरण के अनुसार जड़ की कोशिका में आयनों की एक निश्चित सांद्रता पाई जाती है। यानी इस जड़ की कोशिका में मृदा विलयन से आयनों का या तत्वों का प्रवाह एक निश्चित सीमा तक होता है, एक निश्चित सीमा तक होता है। क्या कह रहा है ये? विस्तरण के अंदर आपने देखा होगा कि तत्वों का या आयनों का जो प्रवाह होता है वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। तो विस्तरण के सिद्धांत की बात के अनुसार यदि चर्चा करें तो विस्तरण के अनुसार तो एक निश्चित सांद्रता तक ही कोशिका में तत्व या आयनों का क्या होता है? प्रवाह होता है। पहले ये देखा गया है, पहले ये मानते थे कि जो खनिज तत्व होते हैं, इन खनिज तत्वों का जो प्रवेश होता है, खनिज तत्वों का जो अवशोषण होता है, ये अवशोषण जल के साथ होता है। किसके साथ होता है? जल के साथ। पहले ये देखते थे, पहले ये मानते थे कि जब पौधा जल को अवशोषित करता है, मृदा से जल को जब अवशोषित करेगा पौधा,
उस समय वो खनिज तत्व भी जल के साथ घुल करके पौधे में प्रवेश कर जाता है। लेकिन बाद में देखा गया कि जल का अवशोषण और खनिज तत्वों का अवशोषण अलग अलग प्रकार से होता है। यानी जल का अवशोषण और खनिज तत्वों का जो अवशोषण है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, एक दूसरे के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यह भी देखा गया है कि खनिज लवणों का जब अवशोषण होता है उस समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और जब किसी पदार्थ के अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो एक प्रकार की सक्रिय क्रिया होती है। सक्रिय क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी कार्य को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे कहते हैं सक्रिय अवशोषण। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पौधा मृदा से खनिज तत्वों का अवशोषण करता है तो उस अवशोषण के लिए उसे ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। और ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब खनिज लवणों के अवशोषण की जो क्रिया है वो एक प्रकार की कैसी है? वो एक सक्रिय क्रिया होती है। अब खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है ये दो प्रकार से होता है। खनिज लवणों का अवशोषण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। तो खनिज लवणों का जो अवशोषण है, खनिज लवणों का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। दो प्रकार में देखो, फर्स्ट है निष्क्रिय अवशोषण। फर्स्ट कौन सा है? निष्क्रिय अवशोषण। और इस निष्क्रिय अवशोषण को इंग्लिश में पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। दूसरा आता है सक्रिय अवशोषण। इस सक्रिय अवशोषण को इंग्लिश में एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी पौधे में खनिज तत्वों का जो अवशोषण है वो दो प्रकार से होता है, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। सबसे पहले लेते हैं अपन निष्क्रिय अवशोषण। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं अपन निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण किसे कहते हैं? निष्क्रिय अवशोषण में या इस प्रकार के अवशोषण में बिना ऊर्जा के, यानी इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऊर्जा के खनिज तत्वों को रासायनिक विभव प्रवणता के अनुसार उसे ग्रहण किया जाता है। तो निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है कि बिना ऊर्जा के खनिज तत्वों को उनकी विद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार अवशोषित किया जाता है। तो इसमें दो चीजें आ गई। एक तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब बिना ऊर्जा के अवशोषण होता है या बिना ऊर्जा के कोई कार्य होता है तो वो कौन सा होता है? निष्क्रिय होता है। तो पहली बात तो आ गई, बिना ऊर्जा के खनिज तत्वों का अवशोषण होगा। और एक दूसरा आता है, किसके आधार पर अवशोषण होता है उनका? विद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार होता है। विद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार का मतलब यह होता है कि जड़ की जो बाह्य सतह होती है, जैसे मान लीजिए ये जड़ है, ये मान लीजिए जड़ है, ये जड़ की बाह्य सतह है और ये बाहर मर्दा है। ये बाहर क्या है? मर्दा है। ये बाहर मर्दा है। तो इसमें ये है मर्दा विलयन, या मैं कहूं कि मर्दा विलयन में क्या पाए जाते हैं? तत्व पाए जाते हैं। और ये है जड़ की बाह्य सतह। तो ये जड़ की
बाह्य सतह, बाह्य सतह। तो दो चीजें हो गई, मर्दा विलयन और ये जड़ के अंदर कोशिका हो जाएंगी। तो मर्दा विलयन और जड़ की कोशिका में आयनों का जो सांद्रता होती है, उस सांद्रता के अनुसार आयनों का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो जब किसी पौधे में खनिज तत्वों का अवशोषण विद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार बिना ऊर्जा के होता है, तो वो क्या कहलाता है, निष्क्रिय अवशोषण कहलाता है। अब निष्क्रिय अवशोषण को समझाने के लिए 3 विचार या 3 मत दिए गए थे। यानी निष्क्रिय अवशोषण के लिए या निष्क्रिय अवशोषण में 3 सिद्धांत दिए गए थे। 3 सिद्धांत कौन कौन से थे उसमें देखिए, पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है संहति प्रवाह परिकल्पना। पहला जो मत है वो है संहति प्रवाह परिकल्पना। इसे मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इंग्लिश में से मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। संहति प्रवाह परिकल्पना में क्या बताता है, यह कहता है इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत के अनुसार, इस संहति प्रवाह परिकल्पना के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार यह कहता है कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पौधे में कौन सी क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन के कारण से एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, खिंचाव बल। और एक खिंचाव बल के कारण से आपको पता है कि मूलद्रोमों के द्वारा जल का क्या किया जाता है, अवशोषण। जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। और जब मूलद्रोम जल का अवशोषण करेंगी, उस समय उस जल के साथ वो खनिज तत्व भी घुल करके और जड़ में प्रवेश कर जाते हैं। क्या कह रहा हूं, आपने ये सिद्धांत पहले जल अवशोषण में भी पढ़ा है, और इस सिद्धांत को अपन वहां कह रहे थे वाष्पोत्सर्जनाकर्षण बल सिद्धांत। यहां पर यह कहता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है पौधे में, वाष्पोत्सर्जन के कारण से एक तनाव बल या खिंचाव बल उत्पन्न होता है। इस खिंचाव बल के कारण से जल का क्या होगा, अवशोषण होगा। जब मृदा से जल जड़ में प्रवेश करेगा, उस समय उस जल में वो खनिज तत्व भी घुल करके और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसे कहते हैं संहति प्रवाह परिकल्पना। फिर दूसरा आता है आयन विनिमय सिद्धांत। दूसरा है आयन विनिमय सिद्धांत, जिसे अपन इंग्लिश में आयन एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं। आयन एक्सचेंज थ्योरी कहा जाता है। देखिए, आयन विनिमय सिद्धांत किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया था, ये जड़ है, ये जड़ की क्या है, बाह्य सतह है। क्या है ये, बाह्य सतह है। और इस जड़ के चारों तरफ क्या है, मर्दा विलयन, ये है मर्दा विलयन। तो जब जड़ की बाह्य सतह है और मर्दा विलयन के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। क्योंकि आपको पता है कि इस मृदा के अंदर खनिज तत्व पाए जाते हैं और वो तत्व ज्यादातर आयनों के रूप में होते हैं। तो मृदा में उपस्थित खनिज आयन किस में प्रवेश करते हैं, जड़ में प्रवेश करते हैं। तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार या तो मृदा विलयन से आयन किस में आएगा, जड़ में आएगा, या जड़ की कोशिका का जो आयन है वो कहां आएगा, बाहर आएगा। तो जड़ की बाह्य सतह और मृदा विलयन के बीच आयनों का जो विनिमय होता है इसे कहते हैं आयन विनिमय। अब ये कहता है
कि जब आयनों का विनिमय होता है तो समान आवेशों के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? समान आवेशों का। समान आवेशों का मतलब होता है या तो धनावेश धनावेश के बीच हो और या फिर ऋणावेश ऋणावेश के बीच हो। या तो क्या होगा? या तो धनावेश धनावेश के बीच या फिर ऋणावेश ऋणावेश के बीच होगा। और ये जो आयनों का स्थानांतरण होता है वो निष्क्रिय रूप से होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसे कहते हैं आयन विनिमय सिद्धांत। और तीसरा आता है, तीसरा जो सिद्धांत है वो है तीसरा जो सिद्धांत है वो है डोनन साम्य अवस्था सिद्धांत। डोनन साम्य अवस्था सिद्धांत। यह सिद्धांत 1927 में डोनन के द्वारा दिया गया था। यह डोनन साम्यावस्था सिद्धांत है, यह 1927 में किसके द्वारा दिया गया था? डोनन ने। और इस सिद्धांत में डोनन क्या कहता है कि वो तत्व या वो खनिज तत्व जो अविसरणशील होते हैं, उन अविसरणशील आयनों का जो प्रवाह होता है वो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है। इस सिद्धांत में यह कहता है कि अविसरणशील जो तत्व होते हैं, इन तत्वों का स्थानांतरण सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। सांद्रता प्रवणता के विपरीत, सांद्रता प्रवणता के अनुसार तो क्या होता है कि आयन हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ फ्लो करता है। यहां पर यह कह रहा है कि आयनों का स्थानांतरण इस सांद्रता प्रवणता के क्या होगा? विपरीत होगा। तो विपरीत जब होता है तो उसे कौन से सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है? डोनन साम्यावस्था सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है। ये तो हो गई आपके निष्क्रिय अवशोषण के तीनों सिद्धांत हो गए। अब आता है आपका सक्रिय अवशोषण। जो सेकंड नंबर का है वो है सक्रिय अवशोषण। इसे अपन एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देखो सक्रिय जो अवशोषण होता है, इसमें इसमें उपापचय क्रिया के दौरान ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और इसको देखो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब किसी अवशोषण की क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता हो, किसकी आवश्यकता हो? ऊर्जा की, पहली बात। दूसरी है आयनों का अवशोषण वैद्युत रासायनिक प्रवणता के विपरीत हो। जब किसी खनिज तत्वों का अवशोषण वैद्युत रासायनिक प्रवणता के विरुद्ध ऊर्जा के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उस तत्व को सांद्रता प्रवणता के विपरीत प्रवेश करवाया जाता है या अवशोषित किया जाता है। ये जो सक्रिय अवशोषण है, इसको समझाने के लिए भी 3 मत दिए थे। कितने मत दिए थे? 3 मत। इसमें पहला मत है वाहक संकल्पना। इसमें फर्स्ट मत है, पहला मत है वाहक संकल्पना, कैरियर हाइपोथेसिस। देखिए वाहक संकल्पना में क्या कहता है?
पौधे के उत्तक का वह भाग, पौधे के उत्तक का वह भाग जहां से आयनों का अवशोषण किया जाता है और जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, उसे कहते हैं आंतरिक दिक् स्थान। क्या कह रहे हैं? उत्तक का वह भाग जहां से ऊर्जा द्वारा आयनों का अवशोषण किया जाता है उसे या उस स्थान को आंतरिक दिक् स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक दिक् स्थान। देखो, इसमें इस प्रकार से समझ सकते हो, इसको ज्यादा अपने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, जटिल नहीं बनाना। इसमें सीधा सा ये है कि जड़ की बाह्य सतह होती है और उस बाह्य सतह से आंतरिक सतह के ऊपर उस आयन को या खनिज तत्व को छोड़ना होगा। तो उस तत्व को या उस खनिज पोषक तत्व को ले जाने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है, कैरियर की आवश्यकता होती है, और वो वाहक उस अवरोधक झिल्ली को पार करके दूसरी साइड के अंदर उस तत्व को छोड़ देता है। ये जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत दिया था वान डेन होनर्ट ने। ये जो सिद्धांत दिया था, वाहक परिकल्पना सिद्धांत दिया था, ये दिया था वान डेन होनर्ट, इनके द्वारा दिया गया था। वाहक संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? वान डेन होनर्ट के द्वारा यह संकल्पना दी गई थी। इन्होंने ये बताया कि जब, जैसे ये जड़ है, ये कहता है कि जब कोई भी आवेश हो, कोई भी तत्व हो, चाहे मैग्नीशियम है, चाहे वो Fe है, चाहे मैग्नीज है, कोई भी हो, इस तत्व को बाहर से अंदर लाने के लिए या अंदर से बाहर लाने के लिए ना तो सांद्रता प्रवणता कार्य करती है, ना विसरण कार्य करता है, बल्कि यहां पर जो अवरोधक झिल्ली होती है, इस झिल्ली को पार करने के लिए क्या पाया जाता है? एक वाहक पाया जाता है, और ये वाहक ही उस तत्व को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है? स्थानांतरित करता है। अब इसके स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस संकल्पना में 3 स्टेप होती हैं, और 3 स्टेप कौन कौन सी होती हैं? देखो, सबसे पहले होता, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले देखो वाहक होगा, वाहक के साथ कौन जुड़ेगा? एटीपी इस वाहक को क्या देगी? ऊर्जा देगी। तो जब ऊर्जा दे देगी तब एटीपी बदल जाएगा एडीपी में, और वाहक क्या हो जाएगा? सक्रिय वाहक। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट चरण। ठीक है। उसके बाद में सेकंड चरण में क्या होगा? जो सक्रिय वाहक है, इस सक्रिय वाहक से क्या जुड़ेगा? आयन जुड़ेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना देगा जिसे कहते हैं वाहक आयन सम्मिश्र। ये बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। तीसरे चरण में क्या होगा? वाहक आयन सम्मिश्र आयन को छोड़ देगा और वाहक क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। वाहक क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। इस प्रकार से ये 3 स्टेप होती हैं वाहक संकल्पना की। तो सक्रिय अवशोषण के 2 सिद्धांत बचे हैं, ये कल के नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।